तो देखिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ ए सिस्टम। इसका मतलब आप समझे बेटा, इसका मतलब क्या है आप लोगों को पता होगा बेटा। मान लीजिए आप स्कूल में हैं, ठीक है। जब आप स्कूल में हैं तो अपनी अपनी क्लास में बैठे हैं सारे बच्चे। फिर आप मान लीजिए लंच का टाइम हुआ, रिसेस का टाइम हुआ, तो आप सब बच्चों ने आपस में लंच शेयर किया। फिर आप लोगों ने क्या किया, एक दूसरे की क्लास में जाना शुरू कर दिया। तो उस टाइम पे जो रैंडमनेस है, डिसऑर्डरनेस है, वो बिखर गई है। मतलब बच्चे, ऐसा नहीं है कि +1 है, +1 के बच्चे बैठे हैं, मे बी कोई और किसी सेक्शन का बच्चा आ गया, 10th का आ गया, 12th का आ गया हो। तो जब चीजें बिखरी हुई होती है ना, इसका मतलब रैंडमनेस ज्यादा है, वो डिसऑर्डर्ड है, ठीक है। असेंबली का टाइम है बेटा, बच्चे आपस में मिक्स हो रहे हैं, लेकिन जैसे लंच ओवर हुआ, बच्चे अपने अपनी क्लासेस में गए, तो फिर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई ये हमारा डार्विन सेक्शन के बच्चे हैं, ये फ्लेमिंग सेक्शन के बच्चे हैं। तो रैंडमनेस क्या होती है कि कितनी कोई चीज बिखरी हुई है, फैली हुई है। आप उसको मेजर करें कि रैंडमनेस कितनी है। मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ ए सिस्टम, उस चीज को हम बोलते हैं एंट्रोपी। यहां से आप लोग नोट्स बनाएंगे सब बच्चे, कल के टॉपिक के बाद यहां से कंटिन्यू करोगे। एंट्रोपी का सिंबल होता है कैपिटल एस। अब जो एंट्रोपी आपकी होती है, ये करती क्या है? ये रैंडमनेस को मेजर करती है। अब आपको पता है मैटर की 3 स्टेट है कॉमन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम इन तीनों की बात करें तो जो सॉलिड आपका है उसमें बिल्कुल क्लोज होते हैं पार्टिकल, पार्टिकल आपस में मूव भी कम करते हैं। गैस की बात करें तो गैस में सबसे दूर दूर होते हैं पार्टिकल, तो उनके बीच में मूवमेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं, वो आपस में टकराते रहते हैं। तो जो गैस है उसकी रैंडमनेस सबसे ज्यादा होती है, गैस से कम होती है लिक्विड की और सबसे कम होती है सॉलिड की। इसकी थर्ड बेटा करेक्टरिस्टिक्स देखो, जो एंट्रोपी है वो एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मीनिंग ये है कि डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। आप बेटा चाहें तो साथ साथ लिख सकते हो, आपके एग्जाम से आपको यूं लगे बाद में टाइम वेस्ट होगा, तो अभी नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ, अभी टॉपिक को साथ साथ लिख लो। तो एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन भी है। इसका मीनिंग ये है, ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे। फोर्थ पॉइंट बेटा, जो एंट्रोपी है एस, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है Q/T इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एस एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T। फिर ये कह रहा है अगर आप एंट्रोपी चेंज की बात करते हो साइक्लिक प्रोसेस में, ये अपने बच्चे ने एन लिख रखा है या सी आएगा। अगर आप एंट्रोपी चेंज की बात करते हो साइक्लिक प्रोसेस में, तो साइक्लिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज क्या होता है? 0। क्योंकि आपको पता है साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका सेम है। जो आपका इनिशियल पॉइंट है वही आपका फाइनल पॉइंट आके रुकेगा। अब डेल्टा एस कैसे निकलता है? S2 माइनस S1, मतलब फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। अब जो आपका इनिशियल पॉइंट था वही आपका फाइनल पॉइंट हुआ, तो डेल्टा एस तो आपका क्या हो गया? 0 हो गया। अगला बेटा, जो एंट्रोपी है वो एक टेम्परेचर का फंक्शन है। इसका मीनिंग ये है एंट्रोपी ऑफ सिस्टम बढ़ेगी एज द टेम्परेचर इंक्रीज। इसको समझना बड़ा ही आसान है। मान लो बेटा कोई भी सॉलिड है, ठीक है, उसमें पार्टिकल बहुत पास पास थे, फिर आपने उस सॉलिड को हीट करना शुरू कर दिया, आपने सॉलिड को गर्म किया, गर्म करने से हीट एनर्जी बढ़ेगी, हीट एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे, उनके बीच के फोर्सेस टूटना शुरू हो जाएंगे। जब उनके पार्टिकल दूर दूर होंगे, जब सॉलिड के पार्टिकल दूर दूर होंगे, तो वो ज्यादा मूवमेंट शुरू कर देंगे, तो उनके बीच की रैंडमनेस क्या होगी? बढ़ जाएगी। रैंडमनेस बढ़ेगी, इट मींस एंट्रोपी भी आपकी इंक्रीज होगी। तो जितना आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतनी ही एंट्रोपी भी ज्यादा होगी। और यूनिट क्या होती है एंट्रोपी की? जूल पर केल्विन पर मोल। बेटा ये कैसे निकली? S इक्वल टू Q/T था ना, Q मतलब हीट हुआ, हीट की यूनिट क्या हुई? जूल। टेम्परेचर किस में लेना है? केल्विन में, तो ये जूल पर केल्विन हो गया, जूल पर केल्विन। और 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा? जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। हाँ भी, आपको ये पेज बेटा समझ में आया? से यस और नो बोलिए। यस मैम। ओके ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पेज करते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा है टाइप ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग द फेज चेंज। टाइप ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग द फेज चेंज।
आपको पता है फेज चेंज होने का मतलब क्या है, सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना, या गैस टू लिक्विड, या गैस टू सॉलिड, या लिक्विड टू सॉलिड, ये सभी आपकी फेज ट्रांजिशन होती है। तो 3 तरह की आपकी एंट्रोपी होती है ड्यूरिंग द फेज चेंज। पहली आपकी है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस फ्यूजन से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एस फ्यूजन। तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है, द चेंज इन एंट्रोपी, द चेंज इन एंट्रोपी। फ्यूजन मतलब कि सॉलिड से लिक्विड बनना। फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है, सॉलिड को मेल्ट किया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो जो आपका एंट्रोपी का चेंज होता है, द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन ए सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड, और सॉलिड लिक्विड में कब मेल्ट होगा, इसके मेल्टिंग पॉइंट पे। सो व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। फिर ये कह रहे हैं जो डेल्टा एस फ्यूजन है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, ये कैसे निकलेगा, Q बाई टी, और टी के साथ मैंने m भी लिखा, Tm का मतलब क्या है, मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। और डेल्टा एस फ्यूजन आप कैसे निकालोगे, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन आप लोग कैसे निकालोगे। बेटा कोई बच्चा बाय चांस डिस्कनेक्ट हो जाता है तो प्लीज दोबारा क्लास को ज्वाइन किया करो, छोड़ के मत जाया करो। तो अब ये कह रहा है डेल्टा एस फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन जो है, जो चेंज निकालना है वो कैसे निकलेगा, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा एंट्रोपी ऑफ लिक्विड माइनस सॉलिड ही क्यों हुआ, क्योंकि लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होती है ना एज कंपेयर टू सॉलिड, बिकॉज लिक्विड हैव ग्रेटर एंट्रोपी एज कंपेयर टू सॉलिड। तो लिक्विड में से किसकी एंट्रोपी माइनस होगी, सॉलिड की होगी। फिर अब देखो सेकंड टाइप है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। आप सबको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपोराइजेशन। इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एस, नीचे क्या लिखा, वीएपी। वीएपी का मतलब क्या है, वेपोराइजेशन। सो व्हाट इज एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, बेटा जो भी एंट्रोपी में चेंज होता है जब एक लिक्विड बॉईल होके किस में कन्वर्ट हो रहा हो, वेपर में। द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन ए लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर, और लिक्विड वेपर में कब कन्वर्ट होता है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सो व्हाट इज एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, the change in entropy when a liquid boils to form vapor at its boiling point, उसको हम बोलते हैं entropy of vaporization। इसका सिंबल क्या हुआ, डेल्टा एस वेपोराइजेशन इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय T। बेटा ये V नहीं आएगा, बच्चे ने गलत लिख रखा है, या B आएगा, यहाँ पे B आएगा बै, ठीक है। तो TB आपका क्या होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर होगा, TB आपका क्या होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर होगा। अब इसके बाद आपका है डेल्टा वेपोराइजेशन एस। तो कैसे निकालोगे, एंट्रोपी ऑफ वेपर माइनस एंट्रोपी ऑफ लिक्विड। आपको ये पता होगा वेपर माइनस लिक्विड ही क्यों हुआ, क्योंकि वेपर की एंट्रोपी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला ये बना, डेल्टा एस वेपोराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइड बाय टीबी। टीबी आपका क्या हुआ, बॉइलिंग टेम्परेचर हुआ। अब बेटा इसके बाद थर्ड आप देखो एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, आप लोगों को पता है सब्लिमेशन क्या होता है, जब एक सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता हो वेपर में। व्हेन ए सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू वेपर, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये कह रहा है द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम व्हेन 1 मोल ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, और ये किसी भी टेम्परेचर रेंज पे हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, ये हमने लिया डेल्टा एस सब्लिमेशन, तो ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइड बाय टी, या इसको हम लिख सकते हैं Q बाई टी। और ये भी आपको पता है डेल्टा एस सब्लिमेशन SUB कैसे निकलेगा, एंट्रोपी ऑफ वेपर माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ वेपर माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड, इससे हम इसको निकाल पाएंगे। चलिए अब इसके आगे करते हैं बेटा। नेक्स्ट आपका है एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बेटा दो तरह की प्रोसेस होती है, एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, जो प्रोसेस अपने आप हो जाए, जो प्रोसेस अपने आप हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ और बाय इनिशिएशन। बेटा या तो कोई प्रोसेस अपने आप ही हो जाए, या वो शुरुआत कर दो फिर अपने आप हो जाए।
उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे हमने 1 कप चाय बना के रखी, वो अपने आप रखे रखे ठंडी हो जाएगी, हमने तो कुछ नहीं किया ना, वो अपने आप ठंडी होगी। तो ये कैसी प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आपको पता है पानी का नेचर क्या है? पानी कैसे गिरता है? हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ। अपने आप तो कैसे गिरेगा? ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये कैसी प्रोसेस हुई? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुई। तो ऐसी प्रोसेस जो या तो अपने आप हो जाती हो या शुरुआत करने के बाद अपने आप होती रहती हो, उन्हें हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, ये दे रखा है इसमें, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ए प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ और बाय इनिशिएशन। अब इसके एग्जाम्पल है जैसे कि मूवमेंट ऑफ वाटर डाउन द हिल, कूलिंग डाउन ऑफ ए कप ऑफ टी, मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। आपको पता है हमेशा हीट का ट्रांसफर कहाँ होता है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। फिर तो चाय रख के ठंडी हो जाती है क्योंकि उसकी हीट चली गई हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। अब इसके बाद है बेटा, बहुत से बच्चे आज तो आ जा रहे हैं, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। 32 बच्चे थे, 25 हो गए। नेक्स्ट इसके बाद है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच टेक्स प्लेस आफ्टर इनिशिएशन। अब कुछ प्रोसेस ऐसी भी है जिनको स्टार्ट में इनिशिएट करना पड़ता है, फिर वो अपने आप होती रहती है। जैसे आप देखो बेटा, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। आपको पता है जब CaCO3 को हीट करोगे तो क्या बनता है? CaO प्लस में क्या निकलता है? CO2। तो यहाँ पे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। हमने इसको हीट किया बेटा, तो हमें इसको हीट करने के लिए डालना पड़ेगा, फिर ये अपने आप टूटता रहेगा CaO प्लस CO2 में। तो हमें इसको एक बार इनिशिएट करना पड़ा। इनिशिएट क्या करना पड़ा? हमें इसको हीट करना पड़ा। हीट करने के बाद ये अपने आप टूटता रहेगा CaO में प्लस CO2 में। तो एक बार शुरुआत करनी पड़ी, फिर अपने आप होता रहा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, मिक्सिंग ऑफ N2 एंड H2 टू फॉर्म अमोनिया। आपको पता है जब भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है वो आपस में कंबाइन होती है, N2 और H2 गैस आपस में कंबाइन होती है, तो उससे क्या बनता है? NH3 बनता है। उससे क्या बनेगा? NH3। तो बस आपको तो जस्ट क्या करना है? N2 और H2 गैस को लेना है और कंडीशन देनी है कि भाई ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है। उसके बाद अपने आप N2 और H2 गैस मिक्स होके क्या बनाती रहेगी? NH3 अमोनिया बनाता रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? तो ऐसी प्रोसेस जो उनको एक बार या तो शुरुआत करनी पड़े, बस एक बार शुरू करके छोड़ दो, फिर वो अपने आप होती रहेगी। तो वो कैसी प्रोसेस होती है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। कुछ को तो शुरू भी नहीं करना पड़ता, अपने आप ही होती है, और कुछ एक को इनिशिएट करना पड़ता है, उसके बाद होती रहती है। तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, आप लोगों को बेटा समझ में आया व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? से यस और नो? बोलिए बेटा।